गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। राइट, चलिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आप लोगों का एक बार फिर से मैं डॉक्टर भरत कुमार स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ज़रा आज देखते हैं कि जो एमएसपी है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट विषय है और एग्रीकल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बोले तो एमएसपी। अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी बोले तो हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। राइट, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जरा देखते हैं कि ये जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या होता है और एमएसपी का मतलब क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एमएसपी है, ये एक वो विषय है दैट इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। यह कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, मीन्स ये एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, ये तो मैं जानता ही हूँ या जानती ही हूँ कि एमएसपी कृषि से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर हम एमएसपी में थोड़ा बात करना चाहते हैं तो एमएसपी जो है वो भारत सरकार ने कई डिकेड्स पहले हमें चलना होगा और कई डिकेड्स पहले, कई दशक पहले की हमें बात करनी होगी। हम बात करना शुरू कर रहे हैं हमारे आज़ादी के बाद। अगर हम आज़ादी के बाद अपने भारत में देखते हैं तो हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। दोस्तों, आज़ादी के बाद हमने देखा कि भारत खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की समस्या से जूझ रहा था। तो जब हम खाद्य सुरक्षा जैसी समस्या से जूझ रहे थे तो इसके लिए हमने क्या किया, तो आप सबको पता है, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने एग्रीकल्चर, कृषि पर काम करना शुरू किया। हमारी भारत सरकार ने, अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद हमने देखा कि जो हमारा पहला, दूसरा एवं तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पे हमने जोर दिया इसके बारे में कि हम कृषि का विकास करेंगे। कृषि उत्पादन पर हमने काम किया, हम कहें कृषि विकास पर हमने काम किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। हमने देखा कि हम जूझ रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या से, जैसे जो कृषि का विकास हमारा उद्देश्य था, कृषि में जो हमने फोकस किया, लाइक हमने ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित किया कृषि क्षेत्र को। अब ऐसा आखिर क्यों था, या अगर हम ध्यान से देखें तो इस समय, आज़ादी के समय, हमारे देश में हमने जब कृषि में इतनी ज़्यादा समस्या थी कि क्यों हमने कृषि पर ध्यान दिया, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है वो सरकार के लिए सबसे प्रथम केंद्रित मुद्दा है, मतलब जो सबसे मेन इशू है वो है खाद्य सुरक्षा। हमारी सरकार चाहती थी कि हमारे देश के लोगों को
खाद्य सुरक्षा मुहैया हो, खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब हमने जब पहले, दूसरे, तीसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया, तो अब कृषि पर ध्यान देते समय आपने यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आपको अलग से ले जाऊंगा कि जब हमने फोकस किया एग्रीकल्चर पर, तो फिर इसका कारण ये था कि अगर हम एग्रीकल्चर को फोकस नहीं करते तो फिर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई इतनी थी नहीं फूड ग्रेन्स की, तो हमारे देश में एक समस्या होती और वो ये कि इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की जो दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। और तो और जो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स है भारत में, जो खाद्य पदार्थों या खाद्यान्नों की जो मांग थी भारत में, वो लगातार बढ़ रही थी। और इसके लिए दोस्तों, भारत, अगर हम आज़ादी के उस समय की बात करें तो भारत खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर था। मतलब हम बहुत सारा जो खाद्यान्न है वो विदेशों से आयात करते थे, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे। और इसी के संदर्भ में यूएस सरकार ने एक लॉ पास भी किया था और यूएस गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया दोस्तों, लॉ पास किया जिसका नाम था PL 480। PL 480 दोस्तों, एक लॉ पास किया जिसका नाम था पब्लिक लॉ 480, PL 480। और PL 480 का उद्देश्य था कि जो इंपोर्ट है या जो डिपेंडेंसी है भारत जैसे देशों की, तो उसको पूरा किया जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर MSP की बातें करनी है और आप कहाँ चले गए इतिहास में और कहाँ US की बातें करने लगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने ये MSP जैसा मुद्दा आखिर क्यों प्रारंभ किया। तो हमने देखा कि हमारे कृषि में जो उत्पादन स्तर था वो बड़ा ही कम था, और चूंकि इसकी डिमांड ज़्यादा थी तो कृषि में हम देख रहे थे कि जो हमारे देश में प्राइसेस थे, जो कीमतें थीं, वो लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जब कीमतें हमारे देश में बढ़ रही थी और कीमतें बढ़ने के कारण हम देख रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात करने लग रहे थे इसको। अब आखिर इस समस्या के समाधान के लिए, चूंकि अभी हम तीसरे पंचवर्षीय योजना में आ चुके हैं 1961 से 1966, 1961, आज के इस सेशन में MSP से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप MSP के कॉन्सेप्ट, जैसे हम लगातार देखते हैं कि MSP से 2012 में 15 में क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन आया, 2023 में UPSC CSE में 2015, 2020, 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन जो MSP विषय है वो एक्चुअली मेंस का विषय है। लेकिन मेंस के विषय होने के बावजूद भी ये PT में बार बार पूछा जाता है। तो इस सेशन में PT और मेंस दोनों का कॉन्सेप्ट MSP से रिलेटेड कवर होगा। तो हमारे देश में जो MSP की समस्या है, MSP के जो मुद्दे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई। हमारी सरकार MSP के समाधान के लिए हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो हरित क्रांति है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वो था कि हमारे देश में कृषि से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका निवारण हो, उनका सॉल्यूशन मिले। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारी सरकार ने टारगेट किया कि हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएंगे। तो सरकार का जो उद्देश्य था वो था इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जो सरकार का उद्देश्य था वो ये था कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि की उत्पादकता है, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे। उत्पादकता, कृषि, तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे। तो अगर हम कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, सरकार का जो उद्देश्य था वो था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। और बेसिकली जो हमने फोकस किया
ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो किया, सब जानते हैं, व्हीट एंड राइस को। तो हमने जो बेसिकली फोकस किया वो किया व्हीट एंड राइस, या हम पैडी कह सकते हैं राइस की जगह, पैडी धान। दोस्तों पैडी और राई व्हीट को हमने मुख्य तरीके से फोकस किया और हमारा उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन और इसका जो उद्देश्य था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था इंक्रीज प्रोडक्शन इन द ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर। पूरे के पूरे जो कृषि क्षेत्र में, पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र में हम उत्पादकता को, कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। दोस्तों अब यहां से थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम धीरे धीरे एमएसपी तक अभी पहुंचेंगे। पहले हमने इतिहास की बातें करी, फिर हम धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन पे आए, अभी एमएसपी पे मैं आऊंगा। अभी एमएसपी का थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करता हूं। एमएस स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में हम ये लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा कॉन्सेप्ट भारत में लेकर आए और हमने देखा कि चूंकि जब इसका उद्देश्य था, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि जब इसका उद्देश्य था कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, तो अगर अपना दिमाग लगाओ कि अगर मान लो हमारे देश में कृषि की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो, उसमें जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली व्हीट एंड राइस में। अगर मान लो हमारे देश में जो गेहूं और चावल हैं और जितने भी खाद्यान्न हैं, अगर इनमें उत्पादकता में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है जब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, जो सप्लाई है ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब खाद्यान्न, अगर हम लोग बात करें तो जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो लगातार बढ़ेगी। दोस्तों अगर मान लो कि अगर हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती है, फूड ग्रेन्स का उत्पादन बढ़ता है, तो जब खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की सप्लाई जब बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो जो फूड ग्रेन्स हैं, जो खाद्यान्न हैं, इनके प्राइसेस, इनकी कीमतें कम होने लगेंगी। जब हमारे देश में व्हीट और राइस का मान लो उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो सप्लाई बाजार में ज़्यादा होगी। अब जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो इनके जो मार्केट प्राइसेस हैं, जो बाजार मूल्य है, वो क्या होगा, कम होगा। जब इनका मार्केट प्राइस कम होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हमारा किसान है, जो हमारे कृषक हैं, किसान भाइयों की जो आय है, किसान भाइयों का जो रेवेन्यू है वो कम होगा। जब किसान भाइयों की जब आय कम होगी तो उनका जो रेवेन्यू है वो कम होगा, राजस्व कम होगा। तो जब किसान भाइयों का रेवेन्यू बोले तो आय कम होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश में समस्या हो जाएगी। आपको पता होगा अशोक डलवई कमेटी भारत में बनाई गई। अशोक डलवई कमेटी का उद्देश्य सिर्फ यही था कि 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय को दोगुना करना है। अब एक साइड हम सोच रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाएं, लेकिन अगर अगर हमारे देश में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, इससे हमने देखा आपूर्ति में वृद्धि हुई। आपूर्ति में वृद्धि होने के कारण मार्केट प्राइस गिरे और मार्केट प्राइस गिरने के कारण किसान भाइयों को उनके फसलों की अच्छी कीमतें नहीं मिली। जब ऐसी समस्या आई तो गवर्नमेंट ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, कृषि में लगातार बढ़ाएंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। जाहिर सी बात है उससे हमारे देश में जो मार्केट प्राइस है वो गिरेगा। मार्केट प्राइस गिरेगा और मार्केट प्राइस गिरने के कारण जो फार्मर की इनकम है वो गिरेगी। लेकिन अब इसी इनकम गिरने को और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एमएसपी।
तो दोस्तों जब किसानों की आय गिरेगी तो किसानों की आय ना गिरे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स इनकम, दोस्तों जो किसान हैं उनकी आय को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, राइट, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसे एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था 1965 में। इसे इंट्रोड्यूस मतलब लाया गया, इसे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 1965 में। अगर हम एमएसपी को देखें कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको जो लागू किया गया, जो अप्लाई किया गया, इट इज अप्लाइड, और हम कहें इंट्रोड्यूस तो 1965 में हुआ, मतलब लाया तो 1965 में गया, लेकिन लागू किया गया 1966 1967 में, 1966 1967। और पहली बार जो पहला फूड ग्रेन है जहां पर एमएसपी को लागू किया गया, दैट वाज व्हीट, वो था गेहूं। बाद में कुछ और क्रॉप्स इसमें जोड़ी गई, लेकिन सब सर्वप्रथम इसमें व्हीट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को यहां तक समझ गए, और अब हमने एमएसपी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि आखिर जब हमारे देश की सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन में ये प्रयत्न कर रही थी, ये कोशिश कर रही थी कि हम अपने देश में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि करें, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि करें, तो खाद्यान्न उत्पादन की जब वृद्धि होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो किसानों की आय बढ़ेगी, मार्केट प्राइस कम होगा, मार्केट प्राइस कम होगा तो किसानों की आय कम होगी, तो किसान डीमोटिवेट होने लगेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में एक एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम लोग कहते हैं काउ बैव इफेक्ट। काउ बैव इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज कॉल्ड काउ बैव इफेक्ट। दोस्तों ये काउ बैव इफेक्ट क्या है, ये काउ बैव इफेक्ट क्या होता है वो समझेंगे। ये कहता है, जरा मेरे दिमाग से सुनने की कोशिश करना दोस्तों, ये कहता है काउ बैव इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो हमारे देश में अगर सप्लाई, आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपूर्ति ज़्यादा होने की वजह से जो कीमतें हैं किसान भाइयों को, जो उनकी फसल की कीमत है वो कम मिलेगी। जब कीमत कम मिलेगी तो बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो इस बार जब उनने फसल करी, समझना, इस बार किसान भाइयों ने फसल करी। अब जब किसान भाइयों ने फसल करी तो बहुत ज़्यादा हो गई, आपूर्ति ज़्यादा हो गई। अब मंडी में जब सभी किसान भाई अपना अपना गेहूं लेकर गए, चावल लेकर गए, दालें लेकर गए, तो चूंकि मंडी में ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो आप लोग अपने आप दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि इनकी जो सप्लाई है ज़्यादा होने के कारण कीमतें गिर जाएंगी, तो किसान भाइयों को अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। जब किसान भाइयों को अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो चूंकि जब हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, आपूर्ति बहुत कम हो गई, तो किसान आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई तो किसान भाइयों को उनकी लाइक काउ बैव इफेक्ट, हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे इसको, काउ बैव प्रभाव। तो जब सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस कम मिला तो बहुत सारे जो किसान भाई होंगे वो अपना उत्पादन अब अगले साल जो फसल है वो नहीं लगाएंगे। अगले साल बहुत सारे किसान भाई अब अपनी फसल नहीं लगाएंगे। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि किसान भाई अपना उत्पादन डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार कि हमने यार पिछले साल बोया था, हमें अच्छा पैसा नहीं मिला, अब हम नहीं कर रहे खेती। तो जब इस बार किसान लोग, बहुत सारे ऐसे कृषक होंगे भारत में जो अब अपना उत्पादन को इस साल नहीं करेंगे। जब उत्पादन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इस बार क्या होगा, जो आपूर्ति है अब वो कम हो जाएगी। जब आपूर्ति कम होगी तो जिन जिन किसानों ने इस साल उत्पादन किया उन्हें कीमतें
ज़्यादा मिल जाएंगी। जब उन्हें कीमत ज़्यादा मिल जाएगी तो अब फिर से बहुत सारे किसान देखेंगे, अरे भाई साहब उनने इस बार खेती करी थी, उन्हें तो बहुत पैसा मिला, चलो हम भी करेंगे इस बार। तो दोस्तों जब बहुत सारे किसान फिर से आ जाएंगे तो फिर से हमारे देश में उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो फिर से जो किसान भाई हैं उन्हें कीमत क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। कीमत कम मिलेंगी, फिर से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे काउबैब, जाल प्रभाव, जाल जाल। दोस्तों ये काउबैब इफेक्ट कहलाता है इकोनॉमी में। तो इसी काउबैब इफेक्ट की समस्या को के समाधान हेतु, इस काउबैब जैसी इफेक्ट की समस्या के समाधान हेतु जो मैंने यहाँ पे कहा कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स का जब प्राइस कम होगा तो इनकी जो किसान की जो आय है वो कम हो जाएगी। तो इसी समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार ने एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया और एमएसपी 1965 में आया, 1966-67 में लागू किया गया और सबसे पहली जो क्रॉप थी वो थी दोस्तों एमएसपी से संबंधित, जैसे हमने कहा वीट। तो ये अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि एमएसपी को भारत में क्यों लाया गया और कब लाया गया और क्या जरूरत पड़ी भारत में एमएसपी की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट द एमएसपी इज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि आखिर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कहते किसको है, राइट। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कहते किसको हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य एक वो प्राइस है, एक वो कीमत है, एक वो प्राइस है, कह लो एक वो कीमत है जिस कीमत पर सरकार किसानों से, जिस कीमत पर सरकार किसानों से उनकी फसल, उनके क्रॉप्स, उनकी फसल को खरीदती है, मतलब प्रोक्योर करती है या आप लोग कह लो परचेस करती है। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो एमएसपी है वो क्या है, इट इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स और वी कैन से दैट परचेजेस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, राइट। तो हम कह सकते हैं एमएसपी इज द प्राइस विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, कि ये वह कीमत है जिसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है जब सरकार किसान भाइयों से उनका जो खाद्यान्न है, उनकी जो फसलें हैं, उनको खरीदती है, राइट। अगर हम बात करते हैं जीएसटी की तो हमने एमएसपी की, सॉरी, अगर हम बात करते हैं एमएसपी की तो हमने ये तो देख लिया कि एमएसपी भारत में जो मुद्दा है वो डिकेड्स बैक, मतलब इट हैज़ बीन ट्रेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। दोस्तों हमने जो एमएसपी का मुद्दा जो देखा वो हमने कब देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय। जब हमारे देश की सरकार एक साइड ये कह रही थी, कि आप लोग अपना खाद्यान्न बढ़ाइए, आप गेहूं चावल की फसलों की पैदावार बढ़ाइए, तो उसी समय हमने देखा कि हमारे देश में ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा कॉन्सेप्ट आया। अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है, ये वो प्राइस है, फिर से समझ लो, जिसका भुगतान सरकार किसानों की फसलों को खरीदते समय करती है, उसे एमएसपी कहते हैं। अभी हम थोड़ा डिटेल में आएंगे और बात करेंगे कि जो एमएसपी की घोषणा होती है, जो एमएसपी का अनाउंसमेंट होता है, वो होता है एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स, जब किसान भाई बीजों को बो रहे होते हैं। तो मान लो किसी किसान के दिमाग में आए कि जब बहुत सारे किसान लोग अगर बीज बो देंगे तो बहुत सारा जब उत्पादन होगा, बहुत सारी सप्लाई होगी, तो हो सकता मुझे अच्छा प्राइस ना मिले।
तो ऐसे समय पर जब किसान भाई अपने खेत में बीज बोता है, एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स, बीज बोते समय सरकार एक घोषणा करती है एक प्राइस की, उस प्राइस को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अब एमएसपी को लेकर भारत में आज तक क्या क्या काम हुए हैं, हम उस पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और एक एक छोटे छोटे मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन पहले एमएसपी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो। दोस्तों इसी सिलसिले में हुआ क्या, इसी सिलसिले में चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं, अपनी पुरानी बातें पर आ जाते हैं और फिर से एक बार भारत के इतिहास को टटोलने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हम भारत के इतिहास को टटोलने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से हम भारत के इतिहास के ओर चलते हैं और भारत के इतिहास को समझते हैं। तो बात शुरू हो रही है दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने करा क्या, 1 अगस्त 1964 केंद्र सरकार ने, और हम कहें कि 1 अगस्त 1964 को जो हमारा कृषि मंत्रालय है, इसको चावल और गेहूं की कीमतें निर्धारित करने की सलाह देने के लिए एक LK झा कमेटी बनाई गई भारत में। देखिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम कहां से, जरा ध्यान से समझना, एमएसपी से संबंधित क्या क्या काम हुए। तो दोस्तों हमारे देश में 1 अगस्त 1964 हमारा जो कृषि मंत्रालय है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय, इसने कृषि मंत्रालय ने व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की कीमतों को निर्धारित करने के लिए, व्हीट एंड राइस की कीमतों को निर्धारित करने के लिए, व्हीट एंड राइस की कीमतों को निर्धारित करने के लिए एक लक्ष्मीकांत झा, LK झा समिति का गठन किया। LK झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति का गठन किया। और दोस्तों ये जो भारत में लक्ष्मीकांत समिति थी, इस लक्ष्मीकांत समिति ने बाद में क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। जब इसने रिपोर्ट सबमिट करी तो 1964 में जब इस समिति को बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो इसके रिपोर्ट सबमिशन के बाद 1965 1965 में इस लक्ष्मीकांत झा समिति की रिकमेंडेशन के बाद हमारे भारत में कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ। कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ, तो अगर हम बात करें तो इसकी रिकमेंडेशन के बाद कृषि मूल्य आयोग का भारत में गठन होता है। मतलब एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। तो भैया जब हमारे देश में ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग का भारत में गठन हुआ, जैसे हम ACP कह लो आप लोग शॉर्ट में, APC, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, राइट। इस APC का गठन होता है भारत में। जब इस ACP का गठन होता है या APC कह लो आप, तो इसका गठन हुआ, या कभी कभी इसमें हम कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस भी कहते हैं, तो CAP भी कहते हैं इसको, APC, CAP कुछ भी कह लो आप। तो बस कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का गठन हुआ। अब इसी का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर रख दिया गया दोस्तों 1985 में, 1985 में, दैट इज CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसका नाम रख दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों इसका नाम रख दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस।
कृषि लागत मूल्य आयोग। इसका नाम रख दिया गया कृषि लागत मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। दोस्तों ये जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसका काम क्या है जरा अभी से थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है, इसको भारत सरकार ने 1985 में बनाया। इससे पहले भारत में APC काम किया करता था, जिसको 1965 में बनाया गया और बाद में फिलहाल इसका नाम CACP कर दिया गया। और इसका काम क्या है, अगर हम CACP की बात करें तो CACP का काम क्या है वो देख लो दोस्तों। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस क्या करता है, रिकमेंड करता है द MSP टू द गवर्नमेंट अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स। दोस्तों इसका काम है सरकार को विभिन्न फसलों से संबंधित MSP से संबंधित सलाह देना। तो ये रिकमेंडेशन, सिफारिश, अगर आप कह लो सलाह तो क्या कहें हम, सिफारिश इज अ गुड वर्ड। तो ये रिकमेंड करता है, मतलब ये सिफारिशें देता है सरकार को कि इस फसल की ये कीमत होनी चाहिए, इस फसल की ये कीमत। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा जब आगे चले तो हमने देखा कि 2004 में भी भारत में MSP से संबंधित कुछ दस्तक हुई है। 2004 में जब हम 2004 की बात करते हैं, 2004 में पीछे चलते हैं तो एक हमारे भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग है, नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन। दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसके जो अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। एक राष्ट्रीय किसान आयोग भारत में बनाया गया और उसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन दी MSP से संबंधित। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि MSP में तमाम सारी बातें करेंगे, लेकिन ये पॉइंट अभी सिर्फ आपको सुनना है, अभी सीखना नहीं है। तो जो राष्ट्रीय किसान आयोग है 2004 में, नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन, राष्ट्रीय किसान आयोग। दोस्तों जब नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन, जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, इसके जो हेड थे, इट वाज हेडेड बाय MS स्वामीनाथन। इन्होंने क्या कहा वो समझेंगे। इन्होंने कहा कि जो MSP है, MSP का जो लेवल है, स्तर है, MSP क्या होना चाहिए, वो C2 लागत से 50% अधिक होनी चाहिए। जो इन्होंने कहा कि जो MSP होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो C2 से 50% अधिक हो। अभी इसको होल्ड पर रखते हैं कि ये C2 क्या है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद बात करें। बस फिलहाल अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि C2 से 50% अधिक हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा MS स्वामीनाथन की कमीशन, के जो अध्यक्ष थे ये राष्ट्रीय किसान आयोग, उन्होंने इसको कहा। अब हमने थोड़ा सा आगे चले तो एक बहुत फेमस एग्रीकल्चरिस्ट हैं भारत में, कृषि विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है रमेश चंद। दोस्तों 2013 में अब हम आए MSP से संबंधित और भी आपको मुद्दों के बातें क्लियर कर देते हैं कि 2013 में रमेश चंद, दोस्तों रमेश चंद, अगर हम बात करें रमेश चंद साहब की, तो ये एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हैं और नीति आयोग के 4 फुल टाइम मेंबर्स में एक सदस्य भी हैं, जिनका नाम है रमेश चंद। दोस्तों रमेश चंद्र समिति का गठन हुआ, रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई, रमेश चंद्र समिति
का गठन होता है 2013 में, 2013 में, जिसने 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो मतलब ये समिति का गठन 2013 में हुआ और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2015 में प्रस्तुत करी। 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मतलब ही प्रेजेंटेड द रिपोर्ट इन 2015। और रमेश चंद्र साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा उन मुद्दों पर समझेंगे। इन्होंने कहा कि जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है, इसको नीति मतलब पॉलिसी निकाय का कार्य भी करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन का कार्य भी करना चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में बताया था कि CACP करता क्या है। तो CACP जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है MSP से संबंधित। ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है MSP से संबंधित कि कितनी MSP किस फसल की, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसको नीति निर्माता का काम करना चाहिए, इसको नीति निर्माता का काम भी करना चाहिए और एक नीतिगत निकाय होना चाहिए, मतलब एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी बनाना हो, इसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी के रूप में भी काम करना चाहिए। ऐसी इनकी सलाह थी। नीति निर्माता निकाय का कार्य भी करना चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी के रूप में काम करना चाहिए। तो ये इसका सबसे पहला इन्होंने कहा कि पॉलिसी का भी, मतलब ये नीतियां भी बनाए। और तो और इतना ही नहीं, इन्होंने एक बात और कह डाली, इन्होंने कहा कि जो हमारा CACP है, इसका नाम बदल दो। अभी इसको हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कहते हैं, अभी हम इसको लाइक कृषि, अगर हम लोग कहें कि लागत एवं कीमत आयोग ऐसे कहते हैं। अब इन्होंने कहा अब इसका नाम बदल दो, कृषि लागत मूल्य और नीति पर आयोग। इन्होंने कहा अब इसका नाम बदल के कि जो CACP है, जरा ध्यान समझना, इन्होंने कहा कि जो CACP है, इसका CACP का नाम बदलकर, तो दोस्तों इसका जो नाम है CACP, इसका नाम बदल दो और नाम रख दो कृषि लागत मूल्य, कृषि लागत मूल्य और नीतियों पर आयोग। तो इसका नाम बदल दिया जाए और इसका जो नाम है वो रख दिया जाए, अभी CACP बोलते हैं, फिर इसका नाम होना चाहिए CACPP। दोस्तों, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइसेस एंड पॉलिसीज। और तो और इन्होंने यही नहीं रुके, इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने भारत सरकार में कही कि भैया देखो ऐसा है, जैसे इससे पहले हमने जो रिपोर्ट में बात कही थी रमेश चंद्र साहब की, तो इन्होंने कहा था C2 से 50% अधिक। अभी C2 क्या है, इसको हमने होल्ड पे डाला है, थोड़ी देर बाद आएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि लाइक इन्होंने, अगर हम लोग बात करें तो रमेश चंद्र साहब ने अपनी रिपोर्ट में एक बात और करी, इन्होंने कहा कि C2 के साथ साथ जो किसानों का MSP है, उसमें C2 के साथ साथ जो फसल कटाई के बाद की लागतों को भी शामिल करें। अब भाई साहब, फसल कटने के बाद जनरली जो MSP होता है, अभी मैं समझाऊंगा, A2, C2, A2 प्लस FL, ये तमाम मुद्दों पर भी डिस्कशन होगा। अभी आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनते रहिए। तो इन्होंने कहा कि जो C2 है उसमें एक चीज और जोड़ दो, क्या कि फसल कटने के बाद की जो लागतें आती हैं, किसान भाइयों को स्टोर करने में, किसान भाइयों को मंडी तक पहुंचाने में जो और लागतें आती हैं, वो भी इसमें शामिल कर लेनी चाहिए।
तो इन्होंने एक बात और करी, इन्होंने कहा C2 के साथ जो हमारी फसल जब क्रॉप हमारी हार्वेस्ट हो जाएगी तो जो हमारी फसल है उसके कटने के बाद की लागतें, फसल कटने के बाद की लागतें भी इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें MSP में, राइट। और दोस्तों इन्होंने एक और सिस्टम भारत सरकार को इंट्रोड्यूस किया और भारत सरकार को एक और सिस्टम के बारे में बताया। दोस्तों साथ साथ इन्होंने भारत सरकार से और क्या कहा उस पर जरा ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इत्मीनान तरीके से समझेंगे। इन्होंने कहा कि एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो है कमी मूल्य भुगतान प्रणाली। इन्होंने रमेश चंद्र साहब की रिपोर्ट ने कहा कि एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कमी मूल्य भुगतान प्रणाली। कमी मूल्य भुगतान प्रणाली, कमी मूल्य भुगतान प्रणाली ये क्या होता है भाई साहब? कमी मूल्य भुगतान प्रणाली ये क्या होता है? डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम। एक और काम होना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए किस पर? डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम, डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम। एक और काम होना चाहिए और वो डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम, डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम होना चाहिए भारत में। डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम, कमी मूल्य भुगतान प्रणाली जैसा कॉन्सेप्ट भारत में आना चाहिए। इसको शॉर्ट में बोलें तो DPPS। तो DPPS क्या है इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताता हूं। अब ये DPPS क्या है? तो DPPS का मतलब है इसके अंतर्गत जो किसान है वो अपनी फसल को बाजार में बेचता है। जरा DPPS के बारे में बहुत ही आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग सुनिए, सीखिए और समझिए कि DPPS क्या है। तो DPPS में जो किसान भाई है वो अपनी फसल को बाजार में बेचता है एवं अगर उसे कम दाम मिलता है, समझना, उसे कम दाम मिलता है तो वह बची जो राशि है उसके खाते में सरकार के द्वारा नगद के रूप में स्थानांतरित की जाती है। अर्थात क्या मतलब हुआ? जहां पे सरकार किसानों की फसल की खरीद नहीं करती है, लेकिन अगर किसान भाई ने अपनी फसल को बाजार में बेचा तो डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम ये क्या है? कमी मूल्य भुगतान प्रणाली विच वॉज like recommended by रमेश चंद in 2015 in its report। तो अपनी जो रिपोर्ट में इन्होंने कहा 2015 में कहा कि भारत सरकार को एक डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसका मतलब जब किसान भाई अपनी फसल को प्राइवेट प्लेयर्स को APMC मंडी में जाकर, एग्रीकल्चरल प्राइस मार्केटिंग कमेटी, कभी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जब किसान भाई अपनी फसल को बाजार में जाकर बेचता है तो बाजार में अगर उसे कम कीमत मिलती है तो बाकी की जो कीमत है, कम जो कीमत मिली, जो अंतर आया, डेफिशिएंसी अंतर, डेफिशिएंसी अंतर, जो डेफिशिएंसी आई, जो अंतर आई, उस पैसे को सरकार किसान भाइयों को DBT, जो मैंने पढ़ा रखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, DBT के द्वारा उसके अकाउंट में वो पैसा जमा करेगा। इसका मतलब है किसानों की फसल सरकार खरीदेगी नहीं, किसानों को छोड़ देगी, जाइए आप बाजार में बेचिए। अगर आपको अच्छा मूल्य मिलता है तो अच्छी बात है, अगर अच्छा मूल्य नहीं मिला तो बाकी का पेमेंट हम आपको करेंगे, जैसे हमने बोला DPPS। दोस्तों इसी को अगर हम अपने भारत में इसके एग्जाम्पल्स लें और आप लोगों को बताएं तो भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च करी, भावांतर भुगतान योजना। तो अगर हम लोग बात करें इसी DPPS की तो भारत सरकार ना, हमने देखा राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना, भावांतर भुगतान योजना, भावांतर भुगतान योजना, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है 2-3 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। पढ़ो, भावांतर, भाव के अंतर, मतलब जो प्राइस बेचा, अगर उस प्राइस में कुछ अंतर आया तो वो MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट
अपने 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 राज्य के किसानों को पेमेंट करती है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी लॉन्च किया जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। दोस्तों भावांतर भरपाई योजना भी इसका एग्जाम्पल है। भावांतर भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना। तो दोस्तों ये एक हरियाणा सरकार की योजना है, ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। इसी तरीके से अगर हम अपने भारत सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो हमारे देश में चल रहा है पीएम आशा। दोस्तों पीएम आशा ये हमारे देश की गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, पीएम आशा। तो पीएम आशा ये क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। दोस्तों ये जो भी मैं बातें कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये केंद्र सरकार की योजना है। तो हम बिल्कुल धीरे धीरे चलते आए, जरा देखो, कुछ भी मत रटो, समझो अच्छी तरह फिर से। दोस्तों 19 देखो एमएसपी के संदर्भ में भारत में क्या क्या कदम उठाए। मान लो आपके मेंस में एक सवाल आता है कि एमएसपी से आप क्या समझते हैं एवं भारत सरकार ने एमएसपी को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दोस्तों लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएसपी एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ एमएसपी इन आवर कंट्री, और लिखा होगा बाद में एक्सप्लेन। दोस्तों आप एमएसपी को थोड़ा समझाएंगे, फिर एमएसपी के बाद आप आएंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि 1 अगस्त 1964 में भारत में क्या हुआ। ये कृषि मंत्रालय ने वीट और राइस के उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण करने के लिए एक एल.के. झा समिति बनाई, लक्ष्मीकांत झा समिति, जिन्होंने कहा कि भैया हमारे देश में कृषि मूल्य आयोग होना चाहिए, और इनकी सिफारिशों से 1965 में कृषि मूल्य आयोग बन गया। इसी को एग्रीकल्चरल लाइक प्राइस कमीशन को 1985 20 साल बाद 1985 में कन्वर्ट करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस बना दिया गया। अगर हम थोड़ा आगे आए 1965 में हमने ये देख लिया, ये हो गया। अब दोस्तों इसका हमने ये सीएसीपी करता क्या है, रिकमेंड करता है, भी इस पर और भी मुद्दे पर बात होगी। फिर हमने 2004 में देखा कि नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन, जिसके हेड एमएस स्वामीनाथन साहब थे, इन्होंने कहा कि जो एमएसपी है उस पर जो एमएसपी जो है वो क्या होना चाहिए, C2 पर 50% अधिक। C2 अभी होल्ड पर है, C2 पर 50% अधिक। फिर हमने 2013 में रमेश चंद्र साहब की कमेटी की रिकमेंडेशन की बात करी, तो 2013 में इनकी समिति का गठन हुआ था और 2015 में इनकी रिपोर्ट आई। 2015 में इनकी रिपोर्ट ने क्या क्या कहा, फिर से एक बार सबसे पहली बात कही कि जो सीएसीपी है इसका नाम बदल दो, सीएसीपी का नाम CACPP कर दो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइस एंड पॉलिसी, मतलब नीति निर्माता का भी काम करेगा। दूसरा कहा कि जो C2 है इसमें शामिल करो कि फसल को काटने के बाद किसान भाइयों को जो खर्चा आता है वो भी शामिल कर लो। तीसरा कहा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। किसान भाई अगर प्राइवेट प्लेयर को बेचता है और बेचने के बाद उसे अच्छी कीमत नहीं मिलती है, तो जो कमी रह गई उस कीमत को कौन भुगतान करे, तो सरकार भुगतान करे। अब इसी तरह से 2014-15 आते हैं जरा। 2014-15 में भारत में दोहरा सूखा देखा गया। 2014-15 में भारत में एक दोहरा सूखा देखा गया, एक डुअल ड्रॉट देखी गई भारत में, एक डुअल ड्रॉट, एक दोहरा सूखा देखा गया, और इसने किसानों को 2014 के बाद फसल की कीमतों में गिरावट का सामना करना। जब ड्यूअल ड्रॉट आया तो किसान भाइयों को जो फसलों की कीमतें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं। एवं 2016 में हमने देखा कि भारत सरकार ने विमुद्रीकरण कर दिया। अभी अभी दोस्तों एक दोहरे झटके से, अभी हम दोहरे सूखे के झटके से निकले थे, अब हमें डुअल इफेक्ट पड़ गया। एक तो हमने ड्रॉट भी देख लिया 2014-15 में, सूखा देखा, अब भैया उत्पादन ही नहीं हुआ, फसल की कीमत ही नहीं मिली, तो हमने 2014-15 में ड्रॉट देखा, दोहरा सूखा लिख देता हूं मैं 2014, बिल्कुल सिस्टमैटिकली 1965 से धीरे धीरे चले आ रहे हैं। 2014-15 में हमने दोहरा सूखा देखा। अब दोहरा सूखा से अभी हम निपटे नहीं, अभी हम दोहरे सूखे
के चपेट से निपटे नहीं, लेकिन भैया का होगा 2016 में विमुद्रीकरण होगा। अब when 2016 the demonetization took place in our country, जब लाइक विमुद्रीकरण हमने देखा, अब देखा कि हमने भैया डिमोनेटाइजेशन हो गया, भारत में विमुद्रीकरण हो गया अर्थव्यवस्था में। अब एक तो एक हमारे देश में अभी अभी किसान भाइयों को सूखे की चपेट में थे, विमुद्रीकरण, अभी अभी सूखे की चपेट में थे, अब विमुद्रीकरण हो गया। इस दोहरे झटके से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अर्थात जो कृषि एवं गैर कृषि दोनों क्षेत्रों को समस्या का सामना करना पड़ा। इन डुअल इफेक्ट, तो अगर हम बात करें तो ये डुअल इफेक्ट जो दोहरे प्रभाव पड़े, इससे हमारे कृषि और हमारे किसान भाइयों को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोहरे प्रभाव के कारण इस दोहरे प्रभाव के कारण जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो गई। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो गई, अभी इतना ही नहीं, अभी और आगे चलेंगे। तो 2014-15 में हमने ये देख लिया, 16 में देख लिया, अब हम आते हैं धीरे से 2018। जब हम धीरे से 2018 में आए, 2018 में आए, 2018 धीरे से हम 2018 में आते हैं तो हमने देखा कि 2018 में जो नीति आयोग है इसने एक रिपोर्ट सबमिट करी, दैट इज कॉल्ड न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75। और दोस्तों इसके द्वारा ये एमएसपी से संबंधित सिफारिशें इसने दी, और महत्वपूर्ण कई सारी सिफारिशें थी, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 3 सिफारिशों की बात करूंगा। 2018 में जो नीति आयोग आया, तो नीति आयोग ने भी एमएसपी के संदर्भ में एक काम किया। 2018 में नीति आयोग ने एमएसपी के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसका नाम था न्यू इंडिया, नया भारत एट द रेट 75। क्योंकि हम अभी 75वीं वर्षगांठ पर आ चुके हैं, लेकिन 2018 में तो उनके लिए अभी लगभग 5 साल थे ही। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हमने यहाँ देखा कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लेकर आई जिसका नाम था न्यू इंडिया, नया भारत एट द रेट ऑफ 75। दोस्तों इसने एमएसपी के संदर्भ में बहुत सारी सिफारिशें दी। इस न्यू इंडिया रिपोर्ट में एमएसपी से संबंधित बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो 3 तरीके की सिफारिशें दी। इस न्यू इंडिया रिपोर्ट में एमएसपी से संबंधित सबसे पहली बात क्या करी गई वो समझेंगे। सबसे पहली बात इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई साहब जो सीएसीपी है इसे एक कृषि न्यायाधिकरण बना देना चाहिए। याद करो दोस्तों, रमेश चंद्र साहब ने कहा कि सीएसीपी को एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी भी बनाओ, नीति निर्माता निकाय भी बनाओ। इसी तरह से भाई साहब 2018 में नीति आयोग ने कहा कि जो सीएसीपी है इसे एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल में भी बदल देना चाहिए। जो सीएसीपी है इसे एक कृषि न्यायाधिकरण में बदल देना चाहिए। मतलब जब किसान भाइयों को कोई भी समस्या हो, सीएसीपी को एक कृषि न्यायाधिकरण का काम करना चाहिए। एक कृषि न्यायाधिकरण दोस्तों, एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही होंगी और आप बहुत ही चित्त वृत्ति के साथ ट्रिब्यूनल, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों, अपने परमात्मा का नाम लेकर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखते हुए आप चल रहे होंगे। आपके लक्ष्य को और बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी आप प्राप्त कर सको, इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों इसने कहा, इस नीति आयोग की न्यू इंडिया रिपोर्ट एट द रेट ऑफ 75, इसने कहा कि जो सीएसीपी है इसको एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल का काम देना चाहिए।
कृषि न्यायाधिकरण का काम देना चाहिए। राइट। अब इसी 2018 की तमाम सारी रिकमेंडेशन थी इसकी, लेकिन मैं मेन रिकमेंडेशन पे बात कर रहा हूं। 2018 की इसकी रिकमेंडेशन ने एक बात और करी, इसने कहा कि जो निजी व्यापारी हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, किसमें, जो एग्रीकल्चर में जो किसानों की फसल खरीदते हैं, जो एपीएमसी में देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मंडी कह लो, आप लोग जो निजी व्यापारी की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। तो भाई साहब इसने कहा कि निजी व्यापारियों मतलब प्राइवेट प्लेयर्स, निजी व्यापारियों की भूमिका को बढ़ाना चाहिए, निजी व्यापारियों की भूमिका को बढ़ाना चाहिए, भूमिका को बढ़ाना चाहिए। इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द एमएसपी जैसे कॉन्सेप्ट तो बढ़ानी चाहिए। तो निजी प्लेयर्स जो हैं उनकी भूमिका को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, मतलब उनका रोल और ज्यादा अधिक होना चाहिए। बोलो जी, क्लियर है। और तो और इसने कहा कि भैया देखो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका नाम, इसके स्थान पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, न्यूनतम आरक्षित कीमतें। अर्थात क्या मतलब इसका, इसके अंतर्गत कृषि उत्पादित जो वस्तुएं हैं, जो कृषि से उत्पन्न हुई, मतलब जो फसलें हैं, वस्तुएं हैं, कि मंडी में बोली लगनी चाहिए। मतलब एमएसपी में क्या होता है, मैंने बताया जब सरकार जब किसान भाई बीज बोते हैं उस समय एक प्राइस की घोषणा करती है, उस समय एक प्राइस की घोषणा करती है, और एमएसपी का मतलब है जो प्राइस का भुगतान करे सरकार किसान भाइयों की फसलों को प्रोक्योर, खरीदते समय, और जो प्रोक्योरमेंट होगा उस समय जो प्राइस पे करे। लेकिन घोषणा कहाँ होगी दोस्तों, बीज बोते समय। तो इसने कहा कि इस रिपोर्ट ने कहा कि जो एमएसपी है इसके स्थान पर एमआरपी होना चाहिए, मिनिमम रिजर्व प्राइस। एमएसपी के स्थान पर एमआरपी होना चाहिए, मिनिमम रिजर्व प्राइस, मिनिमम रिजर्व प्राइस। मिनिमम रिजर्व प्राइस का मतलब है न्यूनतम आरक्षित कीमतें, न्यूनतम आरक्षित कीमतें। मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, न्यूनतम आरक्षित कीमतें होना चाहिए। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादित वस्तुओं की मंडी में बोली लगनी चाहिए। तो जो फसल है, फसल मैं यहां लिख देता हूं, इसके अंतर्गत क्या हो, रिजर्व हो, जो फसल हो इसकी मंडी में बोली लगनी चाहिए, मंडी में बोली लगनी चाहिए, मतलब ऑक्शन होना चाहिए, बोली लगनी चाहिए। मतलब अगर मान लो इससे क्या होगा, किसान भाइयों को ज्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है और किसान भाइयों का वेलफेयर, किसानों का कल्याण संभव हो सकता है। दोस्तों हमने 1965, 66, धीरे धीरे 13, 14, 15, 18 इन सब में हम धीरे धीरे आते हैं, और हमने एग्रीकल्चर में एमएसपी से संबंधित हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं हमने उस पर बात की।